एज सिंपथाइजर उनके जो है पहले समझते हैं, समझने के बाद उनकी इश्यूज को, प्रॉब्लम को, और फिर उनको भड़काते हैं। मतलब सरकार के खिलाफ जो है उनको जो है इंस्टिगेट करते हैं, उकसाते हैं। नए वेपन्स, हथियार भी आए हैं, यहाँ तक कि AK-47 से लेके और मॉडर्न गैजेट्स जो है, एसएलआर वगैरह तब है, या तो लूटे के तौर पे आए हैं या एक्सटर्नल फोर्सेज है, चाइनीज वेपन्स मिले हैं, तो वहां से भी आने की संभावना है, और फिर ईस्टर्न स्टेट्स से भी आए हैं। बहुत से ऐसे ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट जो दिल्ली में बैठे हुए हैं या शहरों में बैठे हुए हैं, वो उसको पुलिस पे लेकर क्वेश्चन उठाते रहते हैं। एक तरह से देखा जाए तो उनको ग्राउंड लेवल पे उनको रियलिटी नहीं मालूम है। तो दो हाथ करना मैं नहीं समझता कि ये मुमकिन हो पाएगा, क्योंकि ये एनिमी नोन नहीं है और विजुअल नहीं है, कॉन्स्पिक्यूअस नहीं है। जी, लेकिन जो नक्सली पुलिस पे गोली चलाएं या पुलिस को धमकाएं, बम लगा दें, आईईडी लगा के उड़ा दें सुरक्षा कर्मियों को, उनका इलाज फिर क्या है? नमस्कार, आप देख रहे हैं TFI, मैं हूं आपके साथ शिव चौधरी। आज हम बात करेंगे उस जख्म की जो देश की रगों में चुपचाप रिश्ता रहा है और दशकों तक भारत की सबसे बड़ी आंतरिक चुनौती रहा है। हम बात कर रहे हैं नक्सलवाद की। सरकार ने नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई का ऐलान कर दिया है और 2025 की अब तक की तस्वीर बताती है कि जमीनी स्तर पर लड़ाई निर्णायक मोड़ पर है। इस साल 226 नक्सली मारे जा चुके हैं, जिनमें बड़े कमांडर केशव राव बसवराजू जैसे चेहरे शामिल हैं। वहीं करीब 900 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण भी किया है, जो संकेत है कि संगठन की जड़ें अब हिल चुकी हैं। लेकिन अब भी लोगों के मन में इसे लेकर कई सवाल हैं कि नक्सलवाद आखिर क्या है, ये आतंकवाद से कितना अलग है और इसकी विचारधारा की लड़ाई आखिर है क्या। इन्हीं सब पर आज हम बात करेंगे और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं रिटायर्ड IPS अधिकारी MW अंसारी सर। अंसारी सर छत्तीसगढ़ के पूर्व DGP रहे हैं और बस्तर में SP भी रहे हैं और बाद में बस्तर की रेंज के IG भी रहे हैं। तो नक्सल प्रभावित इलाकों में लंबे समय तक काम करने का सबका अनुभव है। नक्सलवादियों की हकीकत को देखा है, परखा है, समझा है। तो सर TFI में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बात की शुरुआत शुरू से ही करते हैं कि नक्सलवाद जो है कितनी बड़ी समस्या है आज भी देश के लिए। सर TFI में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू आज हम वेरी मच आप लोगों का। शिव चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका पहला सवाल ये कि आज भी नक्सलवाद कितनी बड़ी समस्या है, तो मैं समझता हूँ कि आज भी नक्सलवाद जो है बहुत बड़ा चैलेंज है, और खास करके अभी भी 7 to 9 ऐसे स्टेट्स है जहाँ पे नक्सलवाद बहुत बड़ी समस्या है, जिसमें खास करके छत्तीसगढ़ है, बस्तर है और उसका एरिया है, और उसके साथ मध्य प्रदेश का बालाघाट एरिया है, और इसी के साथ साथ में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के साथ फिर जो है अपना झारखंड भी है, और बिहार भी, सर्टेन पार्ट बिहार भी है, और उसका उत्तर प्रदेश का अगर देखा जाए तो ये सोनभद्र इलाका वो अछूता नहीं है। कुल मिला के नक्सलवाद आज भी बहुत बड़ी एक समस्या, एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जी, सर, नक्सलवाद जो है और आतंकवाद जो है, इसको लेके भी लोगों में कंफ्यूजन थोड़ा रहता है, तो इसको आप बताएं कि देखिए नक्सलवाद आतंकवाद जो है, ये हम उसको जो है, ये एक नक्सलवाद जो है, नक्सलिज्म जो है, ये एक इंटरनल सिक्योरिटी है। और रहा सवाल टेररिज्म का या आतंकवाद का, तो ये हम समझते हैं कि एक्सटर्नल थ्रेट है, और एक्सटर्नल थ्रेट के साथ साथ में एक ये ग्लोबल जो है, वर्ल्ड जो है इश्यूज है, प्रॉब्लम है, जिसमें कि हमारा भारत भी इसका आतंकवाद का बहुत बड़ा शिकार है। खास करके सर्टेन पार्ट ऑफ, अगर आप देखा जाए तो अभी तो हम जम्मू एंड कश्मीर को करते हैं, और उसी के साथ साथ सर्टेन पार्ट ऑफ जो है ईस्टर्न स्टेट्स में है। तो ये दोनों समस्याएं हैं, लेकिन इंटरनल सिक्योरिटी के तौर पर अगर देखा जाए तो नक्सलवाद जो है आज भी बहुत बड़ी समस्या है, और ये बनी हुई है। जी, सर, नक्सलवादी इलाके में आप रहे हैं, आपने नक्सलियों को करीब से देखा है, तो मैं ये जानना चाहूंगा कि नक्सली किस तरह से ऑपरेट करते हैं, देश के विकास को वो किस तरह से रोकने की कोशिश करते हैं नक्सली। देखिए नक्सल जो है इनका बुनियादी जो उसूल ये है कि वहाँ के पहले जो है वो स्टडी को, पूरे टोपोग्राफी को, ज्योग्राफी को पूरा वो स्टडी करते हैं, और उसके साथ साथ में स्टडी करने के बाद जो है वो देखते हैं कि वहाँ की आम जनता किस तरह की मसले मसाइल, उनके इश्यूज या प्रॉब्लम क्या किस तरह के हैं, और वो भी देखते हैं कि इसका एक्सप्लोइट करने वाले कौन लोग हैं। तो फिर जनता के साथ में वो मिल के पहले तो वो ग्रॉस रूट लेवल पे उनको एज सिंपथाइजर उनके जो है पहले समझते हैं, समझने के बाद उनकी इश्यूज को, प्रॉब्लम को, और फिर उनको भड़काते हैं। मतलब सरकार के खिलाफ जो है उनको जो है इंस्टिगेट करते हैं, उकसाते हैं, और इस तरह से उनको हथियार बन के धीरे धीरे कई के स्टेज, 4 स्टेजेस है। पहले तो स्टडी करना, फिर उसके बाद उनकी समस्या को स्टडी करना, फिर उनके साथ साथ उनको सरकार के खिलाफ करना, फिर उसके खिलाफ करने के बाद उनको हथियार पकड़ाते हैं। लेकिन जो मेन जो आज का जो समस्या है कि इंटरनल सिक्योरिटी, खास करके जो ये नक्सलवाद है, डेमोक्रेसी में ये फल फूल नहीं सकता है।
अगर इनकी समस्याओं का वो हल करना चाहते हैं तो उनको जो है डेमोक्रेटिक वेज एंड मीन्स को अख्तियार करना पड़ेगा। ये अगर देखा जाए तो नक्सलवाद जो नक्सलवादी से चलते हुए तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और फिर वो बथर में आ गया, लेकिन ये सक्सेस जो नहीं हो पाएगा। इसमें सिवाय हिंसा के और कोई तरीका नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि जब ये हुआ है तो इसके साथ साथ में जो आम जो जनता है वो सफर करती है, और निचला जो है, निचला अगर पुलिस फोर्स है वो ज्यादा सफर करता है। ऐसे तो सीनियर लेवल में भी हमारे साथ मतलब ऑफिसर्स की जाने गई हैं और वहीं तक पॉलिटिशियंस की जान गई हैं, लेकिन जो मेन जो मुद्दा है वो आम जनता सफर करती है, निचला फोर्स सफर करता है। जी। चीज और मैं सर जानना चाहूंगा आपसे कि आपने तो आप एसपी भी रहे बस्तर के, फिर बाद में आईजी भी रहे, डीजीपी भी रहे आप, तो आपने एक लंबा कालखंड देखा होगा इनकी विकास यात्रा का, नक्सलवाद की का। तो नक्सलवादियों ने खुद को कैसे परिवर्तन किया है? जैसे सुरक्षा बल के पास अच्छी अच्छी मशीन गन आती गई, हथियार आते गए, चीजें आती गई, तो नक्सलियों के पास, नक्सलियों ने खुद को कैसे ढाला है? देखिए, ये बिल्कुल सही कहा आपने। वक्त के साथ साथ उन्होंने अपने आप को भी इम्प्रूव किया है या मॉडर्नाइज किया है। हमारी जो फोर्स है उसके साथ साथ में काफी जो है इम्प्रूवमेंट हुआ है। हमने अपने फोर्स को वेपन्स के साथ साथ ट्रेनिंग देके, ट्रेनिंग के साथ साथ मॉडर्न गैजेट्स जितने भी दे के हमने सब किया है। लेकिन उनके साथ साथ कहीं न कहीं उन्होंने भी अपने आप को इम्प्रूव किया है, काउंटर किया है। जिस तरह से हमारे पास अगर नाइट विजन वेपन्स वगैरह आए हैं, और उसके साथ साथ हम लोगों ने ड्रोन सिस्टम का इस्तेमाल किया है, और जो कम्युनिकेशन का हम लोगों ने इस्तेमाल किया है, हमारी फोर्सेस बढ़ी हैं। हमारी फोर्सेस के साथ साथ हमने फोर्स को इक्विप किया है और उसके साथ मॉडर्नाइज किया है, मॉडर्नाइज के साथ मॉडर्न ट्रेनिंग दिया है। लेकिन उसी के अनुपात में देखा जाए तो ये नक्सली भी इन्होंने क्या किया है कि अपने आप को जो है पुलिस फोर्स को या एडमिनिस्ट्रेशन को काउंटर करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट टैक्टिक्स वगैरह जो है उन्होंने अप्लाई किया है। जहाँ उनके पास भी नए वेपन्स हथियार भी आए हैं, यहाँ तक कि AK-47 से लेके और मॉडर्न गैजेट्स जो है SLR वगैरह तब है, या तो लूटे के तौर पे आए हैं या एक्सटर्नल फोर्सेज है। जब हमारे टाइम पे था, आज भी कभी कभी ये जानकारी मिलती है कि इनके पास इस तरह के मॉडर्न वेपन्स कहाँ से आते हैं। तो एक्सटर्नल जो फोर्सेज है, जो हमारी एनिमी है, कभी कभी ये पकड़ा गया है कि नेपाल के बॉर्डर के थ्रू से, जहां जहां कहीं भी पोरस हमारा बॉर्डर है, वहां से भी आने की शंका होती है। उसके साथ साथ फॉरेन वेपन्स, चाइनीज वेपन्स मिले हैं, तो वहां से भी आने की संभावना है, और फिर ईस्टर्न एक्सेस से भी आए हैं। और ये ज्यादातर जो है ये हमारे जो नॉन एनिमीज हैं उनके थ्रू ये ले आते हैं, और उसके उसके साथ साथ में पुलिस की जो फोर्स का जो लूटते हैं वो उसको वो इस्तेमाल करते हैं। हाँ, इतना जरूर है कि आप जो सवाल कर रहे हैं ना कि भाई इनके पास कहाँ से आता है, तो कहीं न कहीं जो है ये आम जनता से इनको सपोर्ट मिलता है, क्योंकि वो आम जनता जो कि पढ़ी लिखी नहीं है जनता आज भी, तो उनको लगता है कि ये सही हमारे सिंपथाइजर है, हमारे ये सही वेल विशर है, और ये हमारे भलाई की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ऐसे इनको पब्लिक से सपोर्ट मिलता है। तो हथियारों की बात हमने की थी, आपने कहा कि कुछ इनके सिंपथाइजर हैं, विदेश में हैं, देश के अंदर हैं। तो आप उन सिंपथाइजर को लेके थोड़ा बताना चाहें कि नक्सलियों के जो सिंपथाइजर हैं, अगर आप स्पेसिफिक कुछ नाम लेके बताना चाहें कि कहाँ से इनको हथियार मिलते हैं, कहाँ से आर्थिक मदद इतनी मिलती है जो इतना सस्टेन करते हैं ये लगातार बढ़ा जो, तो उसके पीछे क्या वजह रही? देखिए, अगर एग्जैक्ट जो अगर सोर्स पता चल जाए कि कहाँ पे आता है, आम बताया ना कि इनके सिंपथाइजर जो है, कभी कभी ये शक होता है कि हमें जो एक्सटर्नल फोर्सेज हैं, जो हमारे एनिमी स्टेट्स है, हमने बताया आपको कि कुछ एक वेपन जो पकड़े गए वो चाइनीज मेड थे या फॉरेन मेड थे। तो अब सवाल ये उठता है कि कहाँ से आया है, तो हम अल्टीमेटली हम देखते हैं कि नेपाल बॉर्डर के थ्रू तो आया होगा, या फिर जो है चाइना के थ्रू आया होगा, या ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स के। यहाँ तक कि कुछ कभी कहीं पे जो नून हमारे एनिमीज हैं उनके भी वेपन्स को पकड़ने की मतलब शक छुआ हुआ है। और उसके साथ साथ जो वेपन्स को जो वेपन जो सप्लायर है, जैसे कि बहुत से ऐसे जो लाइसेंस होल्डर है, लेकिन गैर जो है जो कहते हैं ना कि भाई आर्म समुशन बनाने वाले हैं, मतलब बगैर लाइसेंस के, ये कभी कभी जो सिकली गार्ड होता है या जो वेपन बनाने वाला है, तो रोड पे होते हैं जो कट्टा होता टाइप का होता है, या इवन बंदूकें बनाने लगे हैं। तो ये इस तरह से ज्यादा ज्यादा पैसा देकर ये लोग जो है लेके वो करते कराते हैं। जी। अभी हाल ही के दिनों में, कुछ दिनों पहले एक नक्सल कमांडर बसवराजू की भी
मुठभेड़ में ढेर कर दिया था उसको। तो कई जो वामपंथी पार्टियां हैं उन्होंने उसके समर्थन में बहुत सारी चीजें जारी की। उसको बोला कि गलत कर रही है, ये कर रहा है, सरकार पर आरोप लगाए, सुरक्षा बलों पर तमाम तरह के आरोप लगाए। तो जो वामपंथी पार्टियां हैं उनका क्या रोल, किस तरह से आप उनको देखते हैं, नक्सलवाद की जो भूमिका है उसमें वामपंथियों की को किस तरह से आप देखते बहुत से ऐसे ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट जो दिल्ली में बैठे हुए हैं या शहरों में बैठे हुए हैं, वो उसको पुलिस पे लेके क्वेश्चन उठाते रहते हैं। एक तरह से देखा जाए तो उनको ग्राउंड लेवल पे उनको रियलिटी नहीं मालूम है। हाँ, इतना जरूर है कि जब कहीं भी इस तरह के ऑपरेशन होते हैं तो जाने अनजाने में आम जनता जो इनोसेंट आदमी है वो भी उसका शिकार होता है, क्योंकि हमको तो पता होता नहीं है। और कहीं न कहीं उसके साथ जो सिम्पैथाइजर होते हैं नक्सलियों के साथ में, जो ह्यूमन शील्ड का इस्तेमाल करते हैं। अक्सर नक्सली जो है वो जिस तरह के वार का ये सिद्धांत हो कि औरतों को, लड़कों को, औरतों को, बच्चों को और आम जनता का वो शील्ड का के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, कवर का इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें वो उनका नुकसान होता है, जान माल की जो हानि होती है, तो उसको ये लोग जो है ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट जो है वो मुद्दा बनाते हैं। और खास करके ये जो दिल्ली में बैठे हुए लेफ्ट लीडिंग वाले लोग हैं वो करते हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी पे वो उसको आके नहीं जानते कि पुलिस किस परिस्थिति में काम करी। मैंने आपसे शुरू में कहा कि इसमें जब भी कुछ होता है तो आम जनता जो सबसे निचला जनता है उसके साथ साथ निचली पुलिस वाली जो है अपने कांस्टेबलरी है जो ऑपरेशन के लिए जाती है, उनका बहुत बड़ा नुकसान होता है। बड़े बड़े लोग जो है इसमें जो है नेता, जो एग्जीक्यूटिव पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है, जो सत्ता का सुख भोग रहा है वो अपना मजे में है। उसी तरह जो एक्टिविस्ट है, जो इनके सिंपैथाइजर हैं, जो अर्बन एरिया में बैठते हैं या सिटी एरिया में बैठते हैं, जो इनके दिखाने के लिए काम कर रहे हैं कि उनके समुदाय, वो अपने आराम से बैठे। पिछली तो आम जनता है और आम जनता के साथ निचली जो है पुलिस कांस्टेबल जो ऑपरेशन में होती है वो पिछली है, उसका नुकसान होता है। जी। हैं? सर्विस में रहते हुए आपकी भी नक्सलियों से क्या कभी बातचीत हुई, बात करने की कोशिश की, आपने वापस लाने की कोशिश की हो, ऐसा कोई इंसिडेंट जो आप शेयर करना चाहें? देखिए, बहुत से ऐसे नक्सली हम लोग के टाइम में पकड़े गए तो जाहिर सी बात है उनको हम लोगों ने इंटरोगेट किया, उनसे पूछा गया कि भाई आप क्या चाहते हो, तो उनके पास दिखाने के लिए एक ही लेकर रहता है कि सत्ता फ्लो फ्रॉम द बैरल ऑफ द गन। सत्ता जो है बंदूक के नाली से निकलती है और सत्ता हमको हथियाना, तभी इनके साथ इंसाफ होगा। आम जनता को वो बरगलाने के जो काम करते हैं, इसके ये तो है कि कहीं न कहीं हमारे आदिवासी भाइयों के साथ से जो भी उस एरिया के खास करके जो ठेकेदार हैं, चाहे अगर आप देखा जाए फॉरेस्ट के ठेकेदार हों या उस एरिया में लकड़ी के जो ठेकेदार हों या वहाँ पे जो अधिकारी हैं या वहाँ उस एरिया के जो साहू है, सेठ है, उसने एक्सप्लोइट तो किया है उन लोगों को, उनका एक्सप्लोइटेशन तो हुआ है। और जितना पैसा सरकार ने खर्च किया है उसमें उसका उत्थान नहीं हो पाया, वो पैसा कहाँ गया। तो इन तमाम चीजों को, आंकड़े को लेके जो सरकार जो पैसा खर्च करती है वो बताते हैं, और इसी के बुनियाद पे उनको भी अब धीरे धीरे समझ में आती है कि भाई कहाँ गया पैसा हमारे नाम का, और हमको हमारा उत्थान हो नहीं पाया। इसमें जो सबसे जो इम्पोर्टेंट है कि जो आदिवासी लीडर्स हैं, जिनका कि उनके साथ में इफेक्टिव कम्युनिकेशन है, उनको भी फ्रंट पे आना चाहिए। लेकिन एक बार जब वो नेता होता बन जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं, तो सिर्फ जो है इलेक्शन के लिए वहां पे जाते हैं, उनका रियल ग्रीवांसेस जो है उसको वो एड्रेस नहीं करते, उनके इश्यूज क्या है। हालांकि आज जो है समझ लीजिए कि पिछले जो है 25 साल में छत्तीसगढ़ में या इवन नक्सल एरियाज में, चाहे अपना बालाघाट है, डिडोरी है, ट्रेमेंडस जो है इम्प्रूवमेंट हुआ है, ट्रेमेंडस जो है मतलब विकास हुआ है। और अब जो है वो उनका इनसे मुंह भंग हो गया, वो मजबूरी में उनके साथ दे रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि यहाँ से अगर आप चलते हैं बस्तर से, जगदलपुर से, अपना गीदम, गीदम से चलते हैं बीजापुर, बीजापुर से भोपालपट्टनम, उस एरिए में आप जा ही नहीं सकते थे। उसी तरह से अगर आप देखें कि अपना जो है ये कुटरू और क्या कहते हैं सुकमा से लेके उधर डाउन बस्तर तक, जो कि अपना हैदराबाद को कनेक्ट करता है, वो रोड वगैरह नहीं था। आज के डेट में तो बहुत काफी इंप्रूवमेंट हुआ है, और ये जो है नक्सलवाद जो है आज तो कल, कल नहीं तो परसों इनका खात्मा होना है। वायलेंस का मैंने शुरू से कहा ना कि वायलेंस का कोई ये नहीं है। शर्त यह है कि इनके जो जेन्युइन ग्रीवांसेज है, सरकार को, जो लोग सत्ता में बैठे हुए उनको एड्रेस करना चाहिए, और खासकर जो इनके नेता हैं, जो आदिवासी नेता हैं, उनको उनसे राबता कायम करके या अपना इफेक्टिव कम्युनिकेशन बना के, संबंध बना के उसको खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए। ये मेरा कहना है। इनका वायलेंस का, हिंसा का, नक्सल हिंसा का
कोई जो है डेमोक्रेसी में ये कोई स्कोप नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है, ये मैं कहना चाहूंगा। सरकार जिस तरह विकास की बात की कि विकास चाहिए उनको विकास करना, लेकिन जब सरकार विकास करती है तो वो तो सड़कें तोड़ देते हैं, विकास के लिए पहुंचती है गाड़ियां और में आग लगा देते हैं। तो विकास कैसे किया जाएगा उनका? अगर आपकी मंशा ही ये है कि आपको लड़ाई ही लड़नी है, आपको पुलिस को मारना है, सीआरपीएफ को मारना है, सुरक्षा बलों को मारना है, तो उनसे सीधी ही लड़ाई लड़ना आखिरी रास्ता बचता है ना। ये कोई और तरीका भी है? और देखिए, आप एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल कर दिया आपने। ये बता दूं आपको कि ये जो है अपने एनिमी स्टेट से लड़ाई नहीं है, ये हमारे इंटरनल सिक्योरिटी कहलाता है, आंतरिक सुरक्षा का हिस्सा है। यहाँ पे एनिमी जो है नून नहीं है, उसकी रंग रूप वेशभूषा जो है आम जनता की तरह से, तो आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है। अगर ये मालूम हो जाए कि ये हमारे दुश्मन है, पिन पड़े, तब तो कभी का खत्म हो चुका होता है। ये ऐसा नहीं कि किसी बॉर्डर पे हम जाके खड़े होके जो है चाइना के बॉर्डर से हम लड़ाई, चाइना से लड़ाई लड़ रहे हैं, या हम पाकिस्तान से लड़ाई लड़ रहे हैं, या किसी और मुल्क से लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उनको हम क्रश कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ये जानना चाहिए, जानना और समझना बहुत जरूरी है कि ये जो नक्सलवाद है, ये नक्सली जो लोग हैं, इनके जो है वेशभूषा जो है पिन पॉइंटेड नहीं कि भाई ये नक्सली है। वो तो आम जनता के साथ रहता है, आम जनता का हिस्सा है। और इसको जो है खत्म करना तब आसान होगा जब ये मालूम हो जाए कि ये दो एनिमी है। पता कैसे चलेगा कि वो कैसे है? वो तो जब वो वायलेंस का जब हथियार उठाते हैं, कहीं मुठभेड़ होता है, तो मालूम हुआ कि नक्सलियों ने फायर कर दिया, और वो अपने बचाव में आम जनता को खड़ा करते हैं और हम उनसे काउंटर करते हैं, एक्सचेंज होता है। क्योंकि ये कहना कि दो दो हाथ कर लेने के टाइम है, दो दो हाथ तब करे ना जब ये मालूम हो जाए कि भाई यही एनिमी है, यही नॉन एनिमी है। यहाँ पे उसका रंग रूप वेशभूषा तो आम जनता की तरफ से है, और उसी में हमसे गलती, पुलिस से कहीं न कहीं कुछ गलती हो जाती है, आम जनता मारा जाती है, कुछ इनोसेंट मारे जाते हैं, तो उसके लिए जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट है वो आगे खड़े हो जाते हैं। उनको ये पता तो है नहीं कि भाई पुलिस किस तरह की समस्या से जूझ रही है। एसी रूम में दिल्ली में बैठ के या इवन कभी कैपिटल सिटी में बैठ के जो एक्टिविस्ट जो बात करते हैं, ये बात करना बहुत आसान है, लेकिन ग्रॉस रूट लेवल पे, ग्रॉस रूट लेवल पे आप जाके देखिए, जहाँ पे कि टेम्परेचर जो 44-45 है, और जो पूरा पूरा जंगल जंगल है, वहाँ पे बहुत सी समस्याएं हैं। वो आके देखे, कोई निदान करे। उनको यही नहीं मालूम कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। वही तो मैंने आपसे कहा कि आम जनता की, वहाँ पे आदिवासियों की, जहां जहां नक्सलवाद है, उनके ग्रीवांसेस को सरकार सही तरीके से एड्रेस कर दे, उनके साथ न्याय कर दे, चाहे उनका न्याय का मामला शिक्षा को लेकर हो, समाज को लेकर हो, इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, तो बहुत कुछ हो जाएगा। हालांकि सरकार ने पिछले 20 साल में नया स्टेट बनने के बाद, मैं बता दूं कि इवन जो झारखंड का इलाका है, गढ़वा, गुमला है, चतरा वगैरह जो इलाका है, वहां पे भी काफी इंप्रूवमेंट हुआ है। वहां पे भी नक्सल जो है रिट्रीट में है, यहाँ पे भी रिट्रीट में, हाँ, लेकिन बीच बीच में क्योंकि बहुत ही अभी भी घना जंगल है, उसका ये एडवांटेज लेते हैं और ये करते कराते आ रहे हैं। तो दो दो हाथ करना मैं नहीं समझता कि ये मुमकिन हो पाएगा, क्योंकि ये एनिमी नोन नहीं है और विजुअल नहीं है, कॉन्स्पिक्यूअस नहीं है। जी। लेकिन लेकिन जो नक्सली पुलिस पे गोली चलाएं या पुलिस को धमकाएं, बम लगा दें, आईईडी लगा के उड़ा दें सुरक्षा कर्मियों को, उनका इलाज फिर क्या है? क्योंकि बातचीत की भाषा से तो वो नहीं देखिए, सुन रहे हैं। मैं वो जो आप कह रहे हैं ना कि भाई आईडी लगा देते हैं और उसके बाद जो है लैंड माइन बिछा देते हैं, भाई ये सब जो है उनकी वजह से पुलिस उनको हम अपने आप जवानों को ट्रेन करते हैं, मॉडर्नाइज करते हैं, मॉडर्न वेपन्स देते हैं, तो उनको काउंटर करने के लिए वो भी नए नए तरीके, आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जमाना है, वो भी नए नए तरीके इजाद करते हैं। वो भी जो पहले तो छोटा मोटा बूबी ट्रैप्स और लगाते थे, अब तो बड़े पैमाने पे वो जो बल्क में जो आईडी पर लगाते हैं, यहाँ तक कि जो है जो बड़े बड़े वाहन जो होते हैं, बड़े बड़े वाहन होते हैं जिनमें कि वो कहते हैं कि बुलेट प्रूफ अपने हैं, वो तक उन्होंने उड़ा दिया है। और एक एक बार में उन्होंने हमारी भी बहुत बड़ी कैजुअलिटी, कभी 27 जवान मारे गए हैं। जब आपको याद होगा कि एक बार 72 हमारे जवान मारे गए थे, तो उन्होंने भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, मास कम्युनिकेशन जो टेक्नोलॉजी का फायदा उठाया है, इसका फायदा उठाया है। लेकिन ये बता दूं मैं आपको कि ये डेमोक्रेसी, जो बार बार कह रहा हूं ना कि ये संभव नहीं है। उनको जो है हथियार को सरेंडर करना पड़ेगा, उनको डेमोक्रेटिक मीन्स जो है संविधान के दायरे में अपनी बात को रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये नहीं होगा, ये चल नहीं पाएगा। और आपने कहा कि दो दो हाथ करने की बात, दो दो हाथ हम इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि
एनिमी जो है, दुश्मन जो है वो विजिबल नहीं है, कॉन्स्पिक्यूअस नहीं है, हम उनको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? वो 2 मिनट में जो है आम जनता के साथ बढ़ जाता है, अपने वेपन को छिपा देते हैं, तो पता नहीं चलता कि नक्सलाइट है कि नहीं है, वो आम जनता में हो जाते हैं। और जहां तक बॉर्डर की बात है, तो बॉर्डर में तो भाई क्रॉस फायर होता है, ये हमारा नोन एनिमी है, नोन टेरिटरी है, ये एनिमी टेरिटरी है, एनिमी हमारा है, ये बाहर से फायर आ रहा है तो हम दो हाथ कर लेते हैं, वहां से हम निपट लेते हैं, इसको निपटना बहुत मुश्किल होता है। जी। तो अंसारी सर का साफ तौर पे कहना है कि लोकतंत्र में अगर आपको रहना है तो लोकतांत्रिक तरीकों से ही रहना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। ना, थैंक यू वेरी मच। नहीं, आपका ये सब लोकतंत्र में रहना है तो लोकतांत्रिक रास्ते को ही अख्तियार करना पड़ेगा, ये है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और उनसे बार बार कहा जाता है कि आप अपनी गिरबान से बताइए, हम जनता के साथ हैं, हम काम करना चाहते हैं। अच्छा, आज जो है प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में सरकार भी वचनबद्ध है। हाँ, इतना जरूर है कि जितना उनको हमें न्याय देना चाहिए सभी प्रकार के, वो नहीं दे पाते, और इसके लिए उनका जो समाज के जो नेता है, जो असेंबली में बैठता है या मंत्री है, उसको भी आग के सामने आकर उनको गिरबांशु को ठीक करना चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद शिव चौधरी साहब, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।